हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके CUET 2025 एग्ज़ाम के बारे में। ये पूरा पॉडकास्ट ऐसा है जिसमें ना कोई शोर शराबा है, ना ही कोई हो हल्ला है, लेकिन आज हम डिटेल में समझेंगे अनुभव सर के साथ कि आखिर ये पूरा CUET का मांजरा है क्या। तो सर, बिना टाइम वेस्ट करे मैं सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहता हूँ कि पिछले साल और इस साल के CUET में क्या फ़र्क है। ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा, मज़े वाला बात तो ये है कि शोर शराबा और हो हल्ला बड़ा मज़ा आया सुन के। तो CUET 2024 और CUET 2025 में दो मेजर डिफरेंसेस हैं। एक तो एप्लीकेशन में भी डिफरेंस है, दूसरा जब आप लोग पेपर देंगे तो उसमें भी डिफरेंस है। तो पहले आपके पेपर के बारे में बात कर लेते हैं, मेजर डिफरेंस क्या है। CUET 2024 में अगर किसी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट दिया है और वो ये सोच रहा है मैं ड्रॉप करके 2025 दे दूंगा, तो उसकी प्रिपरेशन 360 डिग्रीज चेंज हो जाएगी। वो पहला कैसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। पहला चेंज तो ये है कि पहले जब वो जाता था वो 50 में से कुछ 40 क्वेश्चंस करता था। ठीक है। अब जब वो कोई भी सेक्शन लेगा, चाहे वो सिंगल डोमेन का सब्जेक्ट ले, चाहे वो लैंग्वेज का सब्जेक्ट ले, या वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सब्जेक्ट ले, अब 50 में से 50 क्वेश्चंस ही करने हैं। कोई भी क्वेश्चंस आप छोड़ नहीं सकते। तो क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट जब प्रिपेयर कर रहा होता है और टॉपिक उसे समझ में नहीं आता, मुश्किल लगता है, बार बार अटेम्प्ट करने के बाद भी उसे ये लगता है कि मेरे को ये टॉपिक क्यों नहीं आ रहा, तो एक टीचर, एक काउंसलर ये सजेस्ट करता है छोड़ दे ये टॉपिक, ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन आएंगे। सही बात है। तो आपको 10 क्वेश्चन छोड़ने के ऑप्शंस मिलते थे। अब क्या है, आपने छोड़ना तो एक भी नहीं है, 50 में से 50 स्कोर करना है। तो इसका मतलब पहला तो प्रिपरेशन में वो चेंज हो गया। अब बच्चा अगर सोचे चलो कि मैं तुक्का लगा दूं, तो तुक्का लगाने में क्या है कि -1 है, अच्छा, +5 फॉर अ राइट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर। अब ये +5 और -1 एक ऐसी चीज है जो चेंज नहीं हुई। 2024 में भी यही थी और 2025 में भी यही है। ठीक है। तो ये मेजर एक चेंज है। दूसरा क्या है, पहले जो पेपर था वो एक हाइब्रिड मॉडल पे था। हाइब्रिड मॉडल का मतलब है कि जो सब्जेक्ट्स बहुत फेमस है, जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, लैंग्वेज या जनरल टेस्ट, तो क्या थे, उसमें 1.5 लाख से ऊपर एप्लीकेशंस थे। तो उन्होंने कहा हम ऑफलाइन कर लेंगे। उससे क्या था, ऑफलाइन होने से एक ही दिन में स्टैंडर्डाइज्ड पूरी कंट्री एक ही तरीके का पेपर दे रही थी। ठीक है। अब पेपर क्या है, कंप्यूटर बेस्ड है। तो 2-3 चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो डिजिटल रीडिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक पेज पे पैराग्राफ पढ़े और एक स्क्रीन पे पैराग्राफ पढ़े, दोनों की स्पीड में फर्क है, बहुत फर्क है। राइट। दूसरा, जब आप पेज पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप रिव्यू कर सकते हैं, खट 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 रिव्यू हो गया। वहां पे रिव्यू पे जाने के लिए आपको क्वेश्चंस को मार्क करना पड़ता है, फ्लैग करना पड़ता है कि बाद में आके दोबारा देखूंगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये दो मेजर चेंजेस हैं जो पेपर में हुए हैं। ओके, तो सर पेपर में तो जो चेंजेस हुए वो आपने बता दिए। अब इसके अलावा प्रिपरेशन में बच्चे के लिए क्या चेंजेस की इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रिपरेशन में ये इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहली चीज तो क्या है, जैसे पिछले साल कई सारे टॉपिक्स जो डिलीटेड थे वो भी आ रहे थे। थैंकफुली CBSE स्टैंडर्ड से इन्होंने मैच किया है इस साल। हाँ, तो जो डिलीटेड वाले टॉपिक्स थे ना, काफी सारे इस बार नहीं आ रहे हैं। बट जो डिसएग्रीमेंट है वो ये है, क्योंकि हमारे YouTube पे जो 5 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, वो सिर्फ CBSE बोर्ड वाले तो नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है। स्टेट बोर्ड वाले भी होंगे, ICSE बोर्ड वाले भी होंगे, IB बोर्ड वाले भी होंगे। करेक्ट। राइट। अब जो लिसनर्स हैं उनको कुछ ना कुछ CBSE बोर्ड के पैटर्न से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और NCERTs को फॉलो करना पड़ेगा। और जो सब्जेक्ट्स की NCERTs नहीं मिलती हैं उनके एग्जाम्पलर्स देखने पड़ेंगे। तो मतलब स्टेट बोर्ड के बच्चे को भी कहीं ना कहीं अपने आप को CBSE के हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा। 100% ऑप्शन ही नहीं है। ओके। तो ये भी एक मेजर डिफरेंशियल फैक्टर है एज फार एज CUET इज कंसर्न। अब जब आप बोलते हैं पेपर के अलावा क्या चेंजेस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में बहुत सारे चेंजेस हैं। तो उसमें क्या सर चेंज आ गया अभी। 2024 की CUET की जो पिक्चर थी वो ये कहती थी कि आपके पास 3 सेगमेंटेशंस हैं। पहला सेगमेंटेशन है कि 13 में से कोई लैंग्वेज चूज कर लीजिए। ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट जो थे वो 2 तरीके के थे, B1 और B2। B1 जो है वो ट्रेडिशनल है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स के मेन। ठीक है। और दूसरे जैसे फिजिकल एजुकेशन, मास मीडिया,
आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये B2 लिस्ट में थे। ठीक है, कम इंपॉर्टेंट, कम इंपॉर्टेंट मान लीजिए, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में ट्वीकिंग मान लीजिए। ओके, ठीक है। बट ये 2024 की हिस्ट्री है। प्रेजेंट टेंस ये कहता है कि दोनों लिस्ट हो गई है मर्ज। अच्छा, तो अब B1 B2 कुछ नहीं, अब B1 B2 नहीं है, अब CBSE के प्रॉपर डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। तो मतलब अकाउंट्स और फिजिकल एजुकेशन वाला बच्चा बराबर, अकाउंट्स और फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बराबर। ओके। अब आपको ये टैक्टफुली देखना पड़ेगा कि आप अकाउंट्स लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, क्योंकि बाकी सारी यूनिवर्सिटीज जैसे हैं, चाहे वो SIM हो गई, हैदराबाद हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, वो सब तो आपको अकोमोडेट कर लेंगी। ठीक है। DU मात्र एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ये कहती है कि सब्जेक्ट आप वही दोगे जो आपने 11th और 12th में पढ़ा है। ओके, तो मैं अगर फिजिकल नहीं पढ़ा तो मैं अब उसको दे भी नहीं सकता फॉर DU। नो, आप CUET में दे सकते हो, ठीक है, बट DU से एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। DU नहीं लेगा, DU एक्सट्रैक्ट ही नहीं करेगा वो स्कोर कार्ड। ओके। तो पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश है, और आपके पास अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज और फिजिकल एजुकेशन है, हम दोनों करना चाहते हैं BA इन इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, या BA इन कॉमर्स एंड बिजनेस, या मान लीजिए जो हमारे लिसनर सुन रहे हैं BCom प्रोग्राम वाले, राइट, BCom प्रोग्राम वाले, BCom प्रोग्राम, ठीक है, करेक्ट। हम दोनों BCom प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। माइंडेड BCom प्रोग्राम बोल रहा हूं, ऑनर्स नहीं बोल रहा। हम दोनों कह रहे हैं मैं BCom प्रोग्राम करना है, क्योंकि CA के लिए काफी लोग BCom प्रोग्राम लेते हैं, ऑनर्स नहीं लेते, ठीक बात है, कि बर्डन कम रहेगा। राइट। अब हम दोनों ने BCom प्रोग्राम लेनी है। आपके पास क्या है? अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश। मेरे पास है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज और फिजिकल एजुकेशन। राइट। तो मैं 3 डोमेन्स में क्या चूज करूंगा? फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस और इको, सिंपल वाले। और आप क्या चूज करोगे? अकाउंट्स, बिजनेस और इको। तो फिजिकल एजुकेशन अगर मेरे 40 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन मांगता है, तो अकाउंट्स के टीचर होते हुए आप बता दीजिए 40 आवर्स आर गुड इनफ? बिल्कुल भी नहीं, 100 घंटे भी कम पड़ते हैं। सही बात है। तो मतलब मैं और आप एक ही अब बास्केट में आ गए। हाँ, आप और मैं एक ही बास्केट में, और आप फिजिकल दोगे और मैं अकाउंट्स दूंगा, मजबूरी। हाँ, अब देखो मैं वैसे फिजिकली फिट नहीं हूं, लेकिन मेरा फिजिकल एजुकेशन आपके अकाउंट से तो अच्छा होगा, राइट। करेक्ट। ये बहुत बड़ा चेंज है सर। मैंने एक वीडियो भी डाली थी बच्चों के लिए कुछ टाइम पहले, और बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज उसके नीचे आई, तो मैं उसी में से क्वेरीज पिक करके आपसे पूछता हूँ। तो सर सबसे पहले तो ये जो एक बड़ा चेंज हुआ कि मैथ्स जो है पिछले साल तक कंपलसरी नहीं था। मान लो मैं SRCC में जाना चाहता हूँ, मैंने इस साल मैथ्स नहीं पढ़ी ये सोचकर कि अब तो मेरा मैथ्स के मैं SRCC में पहुँच जाऊँगा, तो मेरे साथ जो ये इतना बड़ा धोखा हुआ, या मेरे साथ जो इतना बड़ा ये कह सकते हैं विश्वासघात हो गया अचानक से, तो क्या है ये पूरा माजरा, एक बार आप इसको समझाओ। पहली बात ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 6 मार्च 2025 को। 16 मार्च को क्या नोटिफिकेशन होगा हमें नहीं पता, बिल्कुल। बट 6 मार्च 2025 को जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमें इसमें 3 चीजों में बहुत ही कैटेगोरिकली समझने की जरूरत है। सर, CUET दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है। CUET मात्र एक टेस्ट है जिसके बेसिस पे आप नेशनल लेवल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। तो आप जो मेरे से SRCC बोल रहे हैं, आप DU के बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट? राइट। तो हम पकड़ लेते हैं DU को। हम सिर्फ DU के बारे में बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, हम बाकी यूनिवर्सिटीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का BCom ऑनर्स मांगेगा कोई और रेसिपी, और बनारस हिंदू का BCom ऑनर्स मांगेगा कोई और रेसिपी। ठीक है। मेरे लिसनर्स को ये क्लियरली बता दूं कि DU का और बाकी यूनिवर्सिटीज का रिलेशन कुछ नहीं है, और CUET एक अलग एंटिटी है जो टेस्ट कराती है, जिस टेस्ट का स्कोर DU में एक्सेप्ट होता है। गॉट इट। ठीक है। तो आई होप लिसनर्स को क्लियर हो गया होगा। CUET टेस्ट देना है वो एक अलग चीज़ है। अब हम वहाँ से थोड़ा सा स्पेसिफिक DU की तरफ बढ़ रहे हैं फॉर SRCC BCom ऑनर्स। तो क्या है सर पेचीदगी? अब BCom ऑनर्स का ये है कि BCom ऑनर्स की नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 6 मार्च 2025 तक अभी तक अनाउंस नहीं करी है। DU ने नहीं करी है। DU का फॉर्म नहीं आया है। फॉर्म किसका आया है? CUET। CUET की वेबसाइट पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन लिखा गया है 2025 में, वो ये है
कि इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, राइट, और जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स मैंने बताए उसमें 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए विद मैथमेटिक्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। राइट। अब मजेदार बात यह है कि जिन बच्चों ने 6 सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन लिया था तो वो मैथ्स, बिजनेस स्टडीज और फिजिकल एजुकेशन के थ्रू भी एसआरसीसी जा सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये बड़ा अच्छा सर ने बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैथ्स कंपलसरी है क्योंकि इजी रखने के लिए फिजिकल, और एक और इजी रखने के लिए बिजनेस स्टडीज। तो अगर मैं ये 3 लेता हूँ तो भी मैं एसआरसीसी जा सकता हूँ। हाँ, ओके। तो ह्यूमैनिटीज वाले भी तो जा पाएंगे जिन्होंने मैथ्स रखा हुआ है अपने। बिल्कुल, जिसके पास बेसिकली जिसके पास मैथ्स है वो जा सकता है। मैथ्स रखा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स ले लो और साथ में कोई एक और सब्जेक्ट ले लो। तो अब जो कॉमर्स विद मैथ्स वाले थे जिन्होंने 6 सब्जेक्ट नहीं लिया उनके लिए तो हिकअप हो गया। और एज अ काउंसलर मैंने 1000 काउंसलिंग सेशंस में बोला हुआ है कि 6 सब्जेक्ट लेने की जरूरत क्या है। मैं आज भी उस चीज को स्टिक करता हूं, बट ये चेंजेस हो जाते हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपके क्वेश्चन को कंटिन्यूशन में लेते हुए सीयूईटी की वेबसाइट पे अभी मैथ्स कंपलसरी है। 8 मार्च को, 10 मार्च को, 15 मार्च को, 26 मार्च को अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में आ जाता है कि विदाउट मैथ्स बीकॉम ऑनर्स दे पाएगा तो इट विल चेंज। डीयू का जो फॉर्म नोटिफिकेशन होगा वो फाइनल नोटिफिकेशन होगा। ओके, तो डीयू का नोटिफिकेशन जो होगा वो हम माने कि वो प्रिवेल करेगा ओवर सीयूईटी। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी है वो देखी जाएगी। सीयूईटी मात्र एक पेपर टेस्ट है। ओके, तो अगर अब डीयू एक नोटिफिकेशन निकालता है 15 मार्च को नए फॉर्म में कि एसआरसीसी या किसी भी कॉलेज के बीकॉम ऑनर्स के लिए आप मैथ्स भी रख सकते हो या अकाउंट्स भी रख सकते हो, तो वो जो 2024 में था, जो 2024 में था। तो अब उसके बारे में और डिटेलिंग करते हैं। 2024 में क्या था कि इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए और 3 डोमेन होने चाहिए B1 लिस्ट से। याद है मैंने बताया B1 और B2। B1 B2, तो B1 में 3 सब्जेक्ट होने चाहिए जिनमें से अकाउंट्स या मैथ्स 2 में से एक होना मिनिमम जरूरी है। ठीक है भाई दोनों भी रख लीजिए लेकिन एक मिनिमम होना जरूरी है। 2025 में वो कहते हैं लैंग्वेज 1, मैथ्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स। अब वो 2 ना B1 से है ना वो B2 से है, वो तो कॉमन हो गया। वो तो कॉमन बास्केट ऑफ लिस्ट है सब्जेक्ट्स की। उसमें से आप कोई भी 2 ले लीजिए। अब लेकिन वही जो आपने 11 12 में पढ़ा हुआ है, तो जिसने फिजिकल पढ़ा होगा वो फिजिकल ले लेगा, जिसने जो भी इजी पढ़ा होगा वो जिसने देखिए इजी और डिफिकल्ट ऐसा होता नहीं है। जो आपके लिए इजी है मेरे लिए डिफिकल्ट है, जो मेरे लिए इजी है आपके लिए डिफिकल्ट है। लेकिन एक चीज है जो कॉमन है सबके लिए, वो है टाइम कंज्यूमिंग। Accountancy as a subject is time consuming, physics is time consuming, chemistry is time consuming, physical education, fine arts, performing arts, knowledge history, knowledge and tradition, ये सब time consuming नहीं है। mass media and mass communication ये time consuming नहीं है। ठीक है, तो अब मतलब इस चेंज का फर्क पड़ेगा, इसका मतलब 100% पड़ेगा, दोनों चीजों पे पड़ेगा। पहली बात एंट्री लेवल पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स जाएंगे उन पे भी फर्क पड़ेगा। राइट, बिल्कुल पड़ेगा। आप मान लीजिए एसआरसीसी में एक ऐसा बच्चा गया हुआ है जिसके पास मैथमेटिक्स है, फाइन आर्ट्स है और फिजिकल एजुकेशन है, वो भी जा सकता है। क्या आप समझ रहे हैं उस चीज को? पॉइंट। आप चैलेंज देखिए आगे क्या होने वाला है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंट्स में, मैनेजरियल अकाउंटिंग में, आप तो इतने बड़े दिग्गज हैं अकाउंट्स में। आप ये सोचिए एक बच्चा एसआरसीसी में लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस परफॉर्मिंग आर्ट्स प्लस फिजिकल एजुकेशन के साथ पहुंचा है। मैं यही सोच रहा था जब आप ये कहानी बता रहे थे सर की, तो मैं यही सोच रहा था, मैं इमेजिन कर रहा था मैं एसआरसीसी गया और वहाँ क्लासरूम में एक बच्चा है अकाउंट्स, इको, मैथ्स, इंग्लिश वाला, और दूसरा बच्चा बैठा है मैथ्स, फिजिकल, फाइन आर्ट्स, इंग्लिश वाला। तो कितना डायनामिक्स चेंज हो जाएगा। 100%। टीचर के लिए कितना मुश्किल है, बच्चे के लिए भी। मैम ये टीचर के लिए मुश्किल है, ये लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होने वाला है। आगे आप कंट्री को देखिए, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो जीएसटी है, आज की डेट में इतनी सारी डिजिटल पेमेंट्स में फ्लॉ आ रही है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग में किस तरीके के लोग जाने वाले हैं। अच्छा, अगर इसमें कॉलेज या डीयू स्पेसिफिक ये कर दे अपने फॉर्म में, अपने अनाउंसमेंट में कि हम सिर्फ यही कॉम्बिनेशन लेंगे, लेट्स से उसमें वो फिजिकल, फाइन आर्ट्स इनको कंसिडर नहीं करता, तो क्या ये पॉसिबल है? बहुत रेयरेस्ट केस है अब ये पॉसिबल होना, क्योंकि हमने आज से कुछ महीने पहले एक और वीडियो आपके चैनल पे डाली थी। काफी सारे सब्जेक्ट्स डिलीट हो गए हैं। हाँ, जैसे लीगल स्टडीज डिलीट हो गया है। राइट। तो अब मैं थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूँ। जिन लोगों ने क्लैट का फॉर्म नहीं भरा या जिन लोगों ने क्लैट का फॉर्म इसलिए नहीं दिया क्योंकि दिसंबर में पेपर था, अब वो लॉ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉ के लिए
थ्रू CUET। ओके। अब उसमें क्या था, पहले वो लीगल स्टडीज को मानता था कंपलसरी, बट लीगल स्टडीज तो उन्होंने हटा दिया। तो लीगल स्टडीज को उन्होंने रिप्लेस कर दिया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से। ओके, तो अब GAT देना पड़ेगा। GAT देना है, हाँ हाँ हाँ। ठीक तो है। ये थोड़ा डेविएट हो गए हम टॉपिक से, बट हाँ, हो सकता है किसी लिसनर का इसमें इंटरेस्ट हो तो लेकिन वापस हम DU पे जा सकते हैं। वापस DU पे चलते हैं सर। बहुत सारी क्वेरीज थी सर, एक और क्वेरी लेता हूँ मैं आपके लिए सर। GT और इंग्लिश को लेकर भी बच्चे जो सेक्शन 1 सेक्शन 3 है, क्या वो DU के लिए देना ज़रूरी है? हाँ, ये मैटर नहीं करता कि DU के लिए देना जरूरी है, ये मैटर करता है DU के किस कोर्स के लिए जरूरी है। ओके। पहली बात तो जिनके पास मैथ्स नहीं है, मैं सर के ना पिछले क्वेश्चन में वापस जा रहा हूं और एक तोड़ देता हूं। हमारे पास मैथ्स नहीं है, जिद तो है कि मैं BCom ऑनर्स करना है, बिल्कुल करेक्ट, राइट। उनके लिए भी एक रास्ता है। SRCC तो नहीं है, लेकिन रास्ता है। बताओ सर, ध्यान से सुनना। हमने BCom प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया। ठीक है। BCom प्रोग्राम कितने साल का होता है? 3 साल 4 साल? 3 साल का। 3 साल का, राइट। क्योंकि यूनिवर्सिटी ये कहती है 1 साल में मिलेगा सर्टिफिकेट, 2 साल में मिलेगा डिप्लोमा, 3 साल में मिलेगी डिग्री और 4 साल में मिलेगा ऑनर्स। तो मैंने BCom प्रोग्राम में एडमिशन लिया, ठीक है, और मैंने उसकी एक्सटेंशन ली, 3 ईयर को कर दिया मैंने 4 ईयर। तो मेरी जो BCom की डिग्री है, क्या मैं उसमें ऑनर्स ऐड कर पाऊंगा? आंसर इज यस। ओके। तो SRCC में नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो कॉलेजेस BCom प्रोग्राम दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ परसुइंग फॉर 3 इयर्स, नाउ आई विल परस्यू इट फॉर 4 ईयर। तो लेट्स से अगर मैं किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लेता हूं इन BCom प्रोग्राम, करेक्ट, और फिर बाद में उसको एक्सटेंड करा लूं अपना एज ए 4 ईयर प्रोग्राम, करेक्ट, तो मैं एक तरह से किरोड़ीमल कॉलेज से BCom ऑनर्स पास आउट माना जाऊंगा। 100% आपके सब्जेक्ट्स वही होंगे, ओके। टैक्सेशन वाले, कॉस्टिंग वाले, स्टैटिस्टिक्स वाले। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिकी तोड़ आपने बताया। हाँ। जिनके लिए, जिनको करना है। हाँ, मतलब मान लीजिए कि DU इस CUET की जिद के साथ चलता है आगे, जो मुझे कम उम्मीद है, 50-50 चांसेस हैं, लेकिन अगर इस जिद के साथ भी चलता है तो ये ऑप्शन है। ठीक है, नहीं तो BHU का BCom ऑनर्स कर लेना। हाँ, जिसको BCom ऑनर्स ही करना है तो फिर BHU में सर मैथ्स की जरूरत नहीं है। GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है सर। ओके, तो मैं बिना मैथ्स के भी BCom ऑनर्स कर सकता हूँ। काफी सारी यूनिवर्सिटी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास मैथ्स नहीं है और आपको मन है मुझे तो BCom ऑनर्स ही करना है, तो DU के अलावा और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसा सर बता रहे हैं। बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी हम 6 मार्च को ये शूट कर रहे हैं। हो सकता है DU का जब ऑफिशियल इस साल का फॉर्म निकले, अनाउंसमेंट निकले, तो उसमें वो ये क्लियर कर दे कि मैथ्स और विदाउट मैथ्स आप ऑप्ट कर सकते हो। पहला वेट करिए DU के नोटिफिकेशन के लिए। अगर DU ये अच्छी न्यूज़ दे देता है, बहुत अच्छी बात है। अगर DU इस न्यूज़ को आपको फिर मायूस करता है, तो फिर इस रास्ते को अपना लीजिए। ठीक, या तो यूनिवर्सिटी चेंज कर लीजिए, या 3 को 4 ईयर कर लीजिए। ठीक है सर। बाकी सर मेरे पास भी एक मैसेजेस कुछ ये आए कि सर ट्विटर पर यहाँ वहाँ सर आप भी अपनी आवाज़ उठाओ, या आप भी इस चीज़ को लेकर बढ़ो कि सर बच्चों के साथ ये अभी धोखा हो गया। तो अभी पूरी तरह से धोखा हो गया मैं ये मानूं, या मैं अभी रुकूं? आपका क्या मानना है? ये आवाज़ उठाना, ट्विटर पे जाना, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं सर, बहुत अनफॉर्चुनेटली मुझे सोशल मीडिया पे कहना पड़ रहा है, ये सब सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ाने का प्रोपेगेंडा है। लास्ट ईयर जब ये मेडिकल के पेपर में प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आए कि हम इंसाफ दिलाएंगे, हम ये करेंगे। कुछ हुआ? कैसे गायब हो गए 6 महीने में सारे? आज से कई साल पहले, 2011 या 2012 की बात है ये, 2011 या 2012 में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था कि BMS, BFI, BBE जैसे सब्जेक्ट के लिए इसमें मैथ्स कंपलसरी हो गया। पहले नहीं था। और कब अनाउंस हुआ? बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद। अच्छा, तो क्या बच्चा 2 साल पहले जाके अपनी एलिजिबिलिटी चेंज कर पाया? नहीं कर पाते। नहीं सर, ये हो गई एक बात की कुछ पास्ट में नहीं हुआ। पॉइंट है कि आज हम आवाज़ ही ना उठाएं ये सोचकर कि पहले भी नहीं हुआ, या अभी आवाज़ उठाने का सही टाइम है, या अभी हम रुकें, लेट द DU फर्स्ट डिसाइड कि वो क्या दे रही है। पहली चीज इसको वेट करते हैं, ठीक है, कि DU क्या बोलता है। दूसरी चीज, अगर ये हो भी जाता है तो मैं बच्चों से ये बोलूंगा, अपना फोकस जो है वो प्रिपरेशन पे रखिए, इन सब डिस्ट्रैक्शंस में मत जाइए। ठीक है, कि पराग सर ने ट्वीट किया, अनुभव सर ने ट्वीट किया, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, फॉर्म नोटिफिकेशंस में कोई चेंज हो सकता है, हम लास्ट डे तक बैठे रहे। ये वही बात है कोरोना वाली।
अगर हम भी कोरोना में ये बैठे रहते हैं कि एक दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा, बोर्ड पे हम पढ़ाएंगे, ऑफलाइन करेंगे, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो क्या आज रोजी रोटी चला पाते हैं? समझ गया आपका पॉइंट कि एज अ स्टूडेंट सर ने बिल्कुल मुद्दे की बात बोली, आपको तो अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, एनर्जी वहां लगाइए, एनर्जी वहाँ लगाइए। बहुत ज़्यादा न्यूज़, बहुत ज़्यादा ट्विटर, बहुत ज़्यादा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप यहाँ वहाँ अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। जो होना है वो होगा ही, और जिसको जेन्युइन आवाज़ उठानी है, अगर कुछ पहुँचेंगे तो हम बिल्कुल आगे बढ़ के आर्किटेक्चर करेंगे। में सर पहले सिर्फ मैथ्स चाहिए था, उसके बाद उन्होंने बोला साइंस भी, फिजिक्स भी चाहिए, ठीक फिर उन्होंने बोला सिर्फ मैथ्स चाहिए। हर बार वो बोर्ड एग्जाम्स के बाद नोटिफिकेशन चेंज कर देते हैं, क्या उसमें कोई कुछ कर पा रहा है? तो मतलब हाँ, बच्चे को पता चल गया कि ये कुछ भी कर सकते हैं, वो पहले ही कभी नहीं भी कर- हो सकता है, कभी भी हो सकता है। पॉलिसीज है जी। हालांकि सर मैं वापस जा रहा हूँ एक चीज़ पर, आपके पुरानी बात से मुझे याद आया, एनईपी में ये चीज़ मेंशन थी कि हम डायनामिक्स बड़े कर रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा जिसने कुछ भी पढ़ा हो वो आगे कुछ और भी पढ़ सकता है। तो एसआरसीसी में अगर कोई फिजिकल एजुकेशन वाला या फाइन आर्ट्स वाला बच्चा भी जा रहा है बीकॉम ऑनर्स करने, तो आई गेस पॉलिसी के हिसाब से, एनईपी के हिसाब से वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं सर, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी आ रही है इंडिया में। लेकिन एक बात बताइए ना, क्या आप जो मेरे लिसनर्स सुन रहे हैं, आपके स्कूल में कितने बच्चों के पास कॉम्बिनेशन होगा अकाउंट्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस का? नहीं करते सर, अलाउ नहीं अभी तो। क्या ये पॉलिसी है सीबीएसई में, आप कर सकते हो? आंसर इज यस। क्या यहाँ पे मुझे कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में जाके ये बता पाएगा उनके स्कूल में इस तरीके के प्राणी हैं क्या, जिन्होंने अकाउंट, साइकोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स और संस्कृत लिया हो और इंग्लिश लिया हो? नहीं होंगे सर, मैं समझ गया आपका पॉइंट। अभी तो हम बहुत दूर हैं उन चीज़ों से, इम्प्लीमेंटेशन से बहुत दूर हैं, जो बुक्स कहती हैं। जो बुक्स कहती है। ठीक है सर, बहुत सारी क्वेरीज हैं। एक क्वेरी ये भी है कि एसआरसीसी के लिए एक बच्चा पूछ रहा है, सर सब्जेक्ट का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? अगर आप एसआरसीसी के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन मांगते हैं और आपके पास मान लीजिए कॉमर्स विद मैथ्स है, तो मैं बोलूँगा अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज इन डीयू, ये 5 चीज़ें ले लीजिए, तो मैं समझूंगा कि एसआरसीसी ही आपका फोकस है। अब आप बोलोगे सर इसमें जीएटी नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब मैंने आपको मैथ्स दिलवाया और साथ में 3 और डोमेन दिलवाए, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि बाई चांस अगर एक डोमेन में भी 1-2 क्वेश्चन खराब हो गए, समझिए, तो दूसरा सब्जेक्ट आपको सब्स्टिट्यूट कर लेगा। राइट, और फोकस हमारा एसआरसीसी। फोकस हमारा एसआरसीसी है। अगर आपका फोकस ये है कि मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, एसआरसीसी नहीं हुआ तो बाकी भी कॉलेजेस होने चाहिए, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए मैथ्स प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स को बीएसटी में से कोई भी 2, ठीक है, प्लस इंग्लिश प्लस जी एंड जीएटी, क्योंकि जीएटी आपको बीकॉम ऑनर्स एक तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी दे देगा, ठीक है, दूसरा बीकॉम प्रोग्राम बहुत अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा। उसके भी तो 2 रास्ते हैं, या तो डोमेन के थ्रू कर लीजिए या जीएटी के थ्रू कर लीजिए। एक्चुअली क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कॉलेजेस के अगर मैं कॉम्बिनेशंस बनाऊं तो 1500 से ऊपर बनेंगे, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा था कि सर ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करें। बिल्कुल बिल्कुल, आज जैसे हमारी फॉर्म फिलिंग की वीडियो है जो आज ही आ जाएगी, हाँ, पूरी कोशिश है 7 मार्च 2025 को ही आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से हमने क्यों 7 मार्च को करा, पूरी दुनिया कर रही है 2 मार्च, 3 मार्च, 1 मार्च को, हम क्यों वेट करते रहे 4-5 दिन? क्योंकि हम चेंजेस की, नोटिफिकेशंस की, सर्वर की वेट कर रहे थे। सर हमें फॉलोअर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है, वो मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया था, हमारा पर्पस फोमो क्रिएट करने का नहीं है कि कुछ भी आया और कुछ भी हम चिल्लाना शुरू कर दें। अच्छा सर, बच्चे की क्वेरी एक ये भी है कि जनरल टेस्ट जो है उसको मतलब कैसे पढ़ना है, क्या होता है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए, कभी भी कोई बच्चा जब एंट्रेंस एग्जाम देता है तो उसकी प्रिपरेशन 2 तरीके से होती है। एक होती है नॉलेज बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम, जैसे आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए पढ़ाते हैं, तो नॉलेज बेस्ड एंट्रेंस में क्या होता है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज, मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, माने वो सारे सब्जेक्ट जो आपने 11th और 12th में पढ़े हैं। दूसरा होता है एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। अच्छा, किसी भी बच्चे का एप्टीट्यूड जो होता है वो 2 तरीके से चेक होता है। पहला होता है उसमें आईक्यू, आईक्यू मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। अच्छा, दूसरा उसका चेक होता है अवेयरनेस से, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स। ओके, तो ये जो है वो जनरल टेस्ट होता है। तो सब कुछ मिला दें। जो एप्टीट्यूड वाली बात करी मैंने, हाँ हाँ हाँ, उसे जनरल टेस्ट कहते हैं। अच्छा। मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10th लेवल तक का मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कैलकुलेशन टेस्ट, ठीक है, उसके अलावा जनरल नॉलेज,
मतलब आपको थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस, थोड़ी सी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, जो इस कंट्री में एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है। साथ में आपको करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हो गई, लोग हो गए, कौन से एग्जिस्ट करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हो गई, स्पोर्ट्स हो गई। अब मोस्ट लाइकली देखो चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया जीत जाएगी। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि मैन ऑफ द सीरीज कौन है। ठीक है सर। एक बच्चा सर ये पूछ रहा है, उसके पास एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट है, तो क्या वो कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकता है बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों में? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या आपके डोमेन सब्जेक्ट्स की लिस्ट में है, पहले वो चेक करिए। आंसर इज नो। क्या बात कर रहे हैं? हमने जब कुछ महीने पहले वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो उसमें क्लियरली बताया था कि लीगल स्टडीज और कई सारे सब्जेक्ट्स को डिलीट कर दिया गया है। अच्छा, तो ये तो मैंने भी सर ध्यान से नहीं सुना। इसका मतलब एंटरप्रेन्योरशिप अब नहीं है डोमेन? नहीं, डोमेन ही नहीं है वो तो। चलो, तो पहले मतलब बच्चों के लिए यही ज़रूरी है, पहले अपने डोमेन सब्जेक्ट्स की जाके लिस्ट चेक करें। तो हम अपने वीडियो बनाने वाले सर से ज़रूर बोलेंगे कि जब जब बात डोमेन की आ रही है तो वो सब्जेक्ट्स की लिस्ट स्क्रीन पे फ्लैश हो जाए। ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी कि हमारे जितने भी डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं वो फ्लैश कर नहीं तो देंगे। कमेंट डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में कहीं ना कहीं हम लिख देंगे कि भाई ये सब्जेक्ट है, तो कृपया आप चेक कर लें। हाँ, बिल्कुल। नहीं आएंगे ही, वो स्क्रॉल डाउन जब करेंगे। सही बात है, सही बात है। और सर एक क्वेरी ये भी है कि मुझे सीए करना है, तो क्या मैं सीयूईटी दूं? अपना टारगेट बना के चलिए। नॉर्मली इस आंसर में तो मैं रिवर्स हो जाना चाहिए, क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए, आंसर आपको देना चाहिए, लेकिन मैं आधा अधूरा आंसर देने की कोशिश करता हूं ताकि सर मुझे बता पाए कि मेरी नॉलेज ठीक है या नहीं। जिसने भी सीए करना है, बीकॉम जो सब्जेक्ट्स होते हैं और सीए के जो सब्जेक्ट्स होते हैं काफी एक दूसरे से फेमिलियर होते हैं। अच्छा सीए का फाउंडेशन जो है वो बीकॉम भी बना सकता है। तो क्या होता है, जब आप सब्जेक्ट दो जगह पे पढ़ते हैं फॉर क्वालिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन, तो ऑब्वियसली द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ग्रोज। बट उसको एक टारगेट बना के चलिए कि बीकॉम अगर मेरा इन टॉप 10 कॉलेजेस में टॉप 15 में हुआ तभी मैं करूंगा, बिल्कुल, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो अगर मेरा ये टारगेट है कि एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, जेएमसी, केएमसी, एलएसआर या फिर मान लीजिए भगत सिंह कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, हमने कुछ 15 कॉलेजेस की लिस्ट बना दी, अगर इसमें होगा मैं तभी करूंगा। मैं उस जगह नहीं करूंगा जो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से 40 किलोमीटर दूर है, उसके अलावा उसकी इतनी रेपुटेशन नहीं है, तो फिर बेटर है कि मत करिए। बिल्कुल, यही मेरा आंसर था सर, बेस्ट आंसर है कि जो एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अगर आपको टॉप अच्छा कॉलेज मिल रहा है टॉप 10, तो आप करो, नहीं तो फिर सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट करने के लिए कि मैं कर रहा हूँ, वो मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो। हाँ, सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए भी आप एलिजिबल हो, बैंक जॉब्स के लिए एलिजिबल हो। वो कहीं ऐसा नहीं है कि डिग्री काउंट नहीं होगी। करियर अगर आपने बनाना है अकाउंटिंग में तो सीए इज अ प्रोफेशनल डिग्री। एमबीए का पेपर भी तब देने जाओगे, एलिजिबल हो, रिलैक्स। सही बात है, एलिजिबल तो सब में ही है। ठीक है सर, एक क्वेरी और भी ये है कि सर क्या मैं ज़्यादा सब्जेक्ट सेलेक्ट करके दे सकता हूँ एग्जाम सीयूईटी में? ज़्यादा कितने दोगे? 5 ही अलाउड है। अच्छा, आप अगर 6 सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो तो दे तो 5 ही सकते हो। ठीक है। आप अगर 7 पढ़ रहे हो तो दे भी 5 ही सकते हो। मैं ये कर सकता हूँ कि 3 डोमेन और 1 जीएटी, या फिर चारों डोमेन दे दूँ। आइडल कॉम्बिनेशन में बता देता हूँ, 3 डोमेन हो, 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो और 1 इंग्लिश हो। इससे सारे दरवाजे खुले रहेंगे, तो आप इससे सब कुछ अचीव कर लोगे। ठीक है। कहीं एलिजिबिलिटी कोई कैंसिल नहीं होगी, कहीं पे कोई फ्लॉ नहीं आएगा, कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लगेगी जी। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, 3 डोमेन और 1 इंग्लिश, थिंग्स आर डन। ठीक है सर, ये मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये रिपीट करना बहुत ज़रूरी है भाइयों बहनों। तो इंग्लिश तो लेना ही लेना है। डोमेन के आप 3 सब्जेक्ट्स लो अपने हिसाब से, अब तो वो एक ही बास्केट में से उठाने, हाँ, तो इजी वाले उठाओ, और 1 जीटी, और स्पेशली वो 3 सब्जेक्ट वही जो आपने 11th-12th में पढ़े हैं। हाँ, ताकि डीयू की एलिजिबिलिटी को आप किल कर पाओ। बिल्कुल, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, पूरे पॉडकास्ट का हाईलाइट इंपॉर्टेंट ये था। अच्छा सर, इसके अलावा था हिंदी को लेकर भी कुछ क्वेरीज थी कुछ बच्चों की, कि हिंदी जो है बीकॉम के लिए क्या मैं हिंदी ऑप्ट कर सकता हूँ? हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में 13 भाषाएं हैं एज पर सीयूईटी जो कहता है। अच्छा। उन 13 भाषाओं में से हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, जो इंग्लिश नहीं दे रहे हैं वो हिंदी दे दें। अच्छा, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप फॉर्म भरेंगे, जो आप फॉर्म फिलिंग वाला हमारा सेशन होगा, उसमें भी ये आएगा कि टेस्ट आपको किस लैंग्वेज में चाहिए। एक तो ये है कि आप
सेक्शन 1 कौन सा दे रहे हैं लैंग्वेज का, लेकिन जिसमें आप क्वेश्चन अप्लाई करेंगे वो क्वेश्चन भी कौन सी लैंग्वेज में दे रहे हैं। अच्छा, वो भी चीज है। तो कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ही हिंदी में लिखा आ रहा है। हाँ, और तीसरी एक और चीज है, अब बीए प्रोग्राम में भी एलिजिबिलिटीज चेंज हुई हैं। एक स्पेशल सेशन हम लेंगे जिसमें हम सिर्फ एक ही वीडियो बनाएंगे कि चेंजेस क्या क्या हुए हैं डीयू में। अब बीए प्रोग्राम में कुछ ऐसे कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री के कोर्सेज हैं, जो ये कहते हैं 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स, या फिर 2 लैंग्वेजेस, ओह, या फिर 2 लैंग्वेजेस एंड डोमेन्स, नंबर ऑफ डोमेन्स डिपेंडिंग ऑन द कोर्स टू कोर्स। अब वो 2 लैंग्वेजेस में आप एक इंग्लिश लेते हो, एक आप हिंदी ले लेते हो, बट क्या वो हिंदी 11th-12th में थी आपके पास? सही बात है, ये भी देखना पड़ेगा। वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो काफी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो जो हिंदी इंग्लिश वाली लड़ाई है वो ये है कि एक तो वो 11th-12th में आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज, बीकॉम ऑनर्स में या तो आप सेक्शन 1 में इंग्लिश ले लो या फिर आप हिंदी ले लो, दोनों में से एक लीजिए, क्योंकि ये सवाल जो आपने पूछा है वो पर्टेनिंग बीकॉम ऑनर्स से है। हाँ, बीकॉम ऑनर्स से, राइट। ठीक है सर, मैं ये बताओ, आप सिंपल बहुत सारी क्वेरीज थी, लेकिन अब मेनली जो हमारे व्यूअर्स हैं स्टूडेंट्स ही हैं, बोर्ड्स के अंदर बैठे हुए हैं, अभी बोर्ड्स चल ही रहे हैं, उसमें इतनी सब ये कंट्रोवर्सी आ गई, ये वो चीज़ें आ गई, उसका तो आपने बता ही दिया। मेन चीज़ अब फिलहाल बच्चे को क्या करना है, अभी उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ और उसको ध्यान से सुनिएगा, और मेरे से पैसे मत मांगने आ जाइएगा इसका। मैं अपनी प्रॉपर्टी बेट कर सकता हूँ कि CUET की फॉर्म की डेट एक्सटेंड होगी। ठीक है, तो विंडो दी है 1 मार्च से 22 मार्च। हाँ, कोई भी फॉर्म की सबमिशन कृपया 10-12 मार्च से पहले ना करें। ठीक है, ठीक है, तो मैं हाईलाइट करता रहता हूँ आपके पॉइंट्स उठा के कि भाइयों बहनों, अभी CUET का फॉर्म बिल्कुल ना भरें, सबमिट ना करें, सबमिट ना करें, बिल्कुल सबमिट। अपनी इंफॉर्मेशन भर लीजिए, अपने सब्जेक्ट्स भर लीजिए, अपनी सिटी प्रेफरेंसेस भर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। सबमिशन जो है वो बाद में करिए। करेक्शन विंडो भी खुलेगी, 1 से 22 मार्च तक की डेट है, 22 से कुछ 26 मार्च शायद उनकी करेक्शन विंडो भी है, वो भी तो वो सब होगा। फॉर्म दोबारा विंडो भी खुलती है, डिले भी होते हैं। हिस्ट्री बता रहा हूं, पिछले 4 सालों से ये होता रहा है, 2022 से चल रहा है, ये सब होगा। तो पैनिक मत करिए सबसे पहले। ठीक है, मतलब अभी एकदम हबड़ तबड़ नहीं करना। नहीं, आप देखिए ना सर, आपके यहाँ पे कॉमर्स लिसनर्स हैं, साइंस वालों ने क्या किया, फिजिक्स का पेपर खराब हुआ, 12 बच्चों को ये याद ही नहीं रहा कि IIT के फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 फरवरी थी। वो फिजिक्स का ही मौन बनाते रहे, ओ माय गॉड फिजिक्स, ओ माय गॉड फिजिक्स। समझ गया। अब यहाँ ऐसा कुछ अब अगर ये अपनी CBSE खराब कर लेते हैं, ओहो हमारे पास मैथ्स नहीं है, हम जिंदगी में कुछ कर लेते हैं, मेंटल हेल्थ खराब कर लेते हैं, तो फिर मैथ्स का अकाउंट्स का पेपर खराब हो जाएगा। तो मेंटल हेल्थ पे इसको मत आने दीजिए। मतलब अभी फॉर्म की कोई चिंता करनी नहीं, सबमिशन की कोई चिंता करनी नहीं। ठीक, नॉट एट ऑल, जीरो। ठीक है, चिंता नहीं करनी, इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है, इन्फॉर्मेशन भर देनी है और इन्फॉर्मेशन को सबमिट करना है, बस। पेमेंट्स वगैरह भी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये पहला आप मुद्दे का पॉइंट ये समझ गए। ठीक है, दूसरी चीज, काफी सारे लिसनर्स यहाँ पे DU का शोर मचाएंगे। बस सर मैं वही आ रहा था, DU SRCC इसका क्या है? इसका शोर है। हाँ। CBSE में 100% स्कोर करिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का टाई ब्रेकर आएगा। अच्छा, आपका और मेरा CUET के स्कोर में टाई ब्रेकर हो गया, फिर क्या चेक करेंगे, वेट या एज? फिर चेक करेंगे आपके CBSE का मार्क्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। और कितनी सीट्स हैं सर ये भी बता दो आप SRCC में, क्योंकि पूरा भारत का बच्चा तो 15 लाख बच्चा कह रहा है मैं SRCC। मात्र 2 ही कोर्सेज हैं, बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स, और दोनों को मिला के कुछ 540 to 630 के बीच में सीट्स हैं। 600 पकड़ लेते हैं, 630 के आसपास मान लीजिए आप। चलो 650 सीट पकड़ लेते हैं टोटल। हाँ। इसमें बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो पूरे भारतवर्ष के बच्चे SRCC कर रहे हैं कि मेरा भी सपना है वहाँ। हाँ, इसमें जनरल, SC ST OBC सब कुछ मिला के। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो इतने कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में CUET की जो रैंक है, या CUET का आप बोल रहे हो स्कोर, तो हमारा फिर क्लैश करेगा ही। 100% करेगा। इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, सारे इंटेलिजेंट हैं। अच्छा, तो मुझे 12th के फिर मेरे मार्क्स पर आए गए, और अगर मेरे मार्क्स भी क्लैश कर गए आपके और मेरे, तो फिर डेट ऑफ बर्थ पे आता है। अच्छा, मैं छोटा हूँ तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, आप बड़े हो तो आप नहीं होंगे। नॉर्मली वो सिलेक्ट होता है जिसकी ये छोटी होती है। हाँ, ठीक है,
क्योंकि मतलब मैं छोटी उम्र में आप जितना होशियार हूँ। हाँ, उसमें डेज भी काउंट होते हैं। अच्छा, हाँ जी। पहला क्या होगा, पहला आपका स्कोर कार्ड, दूसरा फिर सीबीएसई का स्कोर और तीसरी फिर एज। ठीक है। तो दूसरी सर की इंपॉर्टेंट बात यही है कि सीबीएसई में भी फुल फोकस से एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है। 100%। ठीक है सर। और सर बता दो विजडम थॉट, विजडम बच्चों के लिए। देखो क्रक्स तो यही है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश प्लस 3 डोमेन, ये दे दोगे तो सब कुछ खुला। दिस इज गेटवे टू एवरीथिंग। और अगर उन 3 डोमेन में मैथ्स आपने इंक्लूड कर लिया तो आप देखिए ना, ई कॉमर्स के लिए आप एलिजिबल हो गए, हो गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी। बी कॉमर्स के लिए आप एलिजिबल हो गए, वो भी बीएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। बीबीएफआईए के लिए एलिजिबल हो गए, बीबीई के लिए एलिजिबल हो गए। और अगर ये सपना टूट गया कि हमें साइंस लेना था तो बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए भी एलिजिबल हो गए। तो साइंस बाद में पढ़ लो, साइंस आप कॉलेज में पढ़ लो ना, बीएससी में कंप्यूटर पढ़ लो। साइंस। ठीक है, उसमें भी तो सिर्फ लैंग्वेज और डोमेन में मैथ्स कंपलसरी है सिर्फ। समझ गए। तो जिनको ये दर्द है कि मैंने तो मैथ्स के बिना प्लानिंग करी थी, उनका दर्द तो मैं अभी दूर नहीं कर पाऊंगा, डीयू के नोटिफिकेशन की वेट करो। लेकिन जिनका दर्द है कि भाई हमने तो मैथ्स में मेहनत करी थी और क्या हमारे रिवॉर्ड बिल्कुल उतने ही बराबर है जितने फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, तो आंसर इज नो। ये जो अभी मैंने पूरा बाकी चीजें बताई वो सिर्फ मैथ्स के बास्केट में आती हैं। हाँ ठीक है। और बस लास्ट सवाल, और सर से अच्छा तब तक कमेंट कर देना कोई भी क्वेरी हो, और कैसा लगा ये पॉडकास्ट, और शेयर जरूर कर देना। लास्ट सवाल है बस सर, फिर हम अंत करेंगे इसका, कि जो मेजॉरिटी बच्चा ये कह रहा है मेरे पास तो मैथ्स नहीं थी या मैं ड्रॉपर था और मैं तो एसआरसीसी का ही सपना देख रहा था, उसको अब आज 6 मार्च वाले दिन आज क्या करना है? दोबारा बोलिए सर। कि जिस बच्चे के पास मैथ्स नहीं थी और वो तो ये सोच के बैठा था मैं डीयू एसआरसीसी जाऊंगा, तो आज उसको क्या करना है, उसके लिए क्या है आज कोर्स ऑफ एक्शन? अकाउंट्स को बीएसटी में लाइए 100 आउट ऑफ 100। ठीक है। और तैयारी करिए उसके डोमेन की सीयूईटी की। ठीक। अगर डीयू का नोटिफिकेशन आपके फेवर में आता है तो बल्ले बल्ले, नहीं आता है तो नेक्स्ट बेस्ट यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करिए। नेक्स्ट बेस्ट यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करिए, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स हो सेंट जेवियर्स में, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स हो नारसी मोहन जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स हो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में। ठीक है। और अगर मेरा सपना है कि भाई मैंने तो जन्म ही लिया है डीयू जाने के लिए, तो क्या करूं? जन्म ही लिया डीयू जाने के लिए और एलिजिबिलिटी चेंज नहीं होती है मैथ्स से, तो फिर चुपचाप बीकॉम प्रोग्राम कर लीजिए। 3 साल की जगह 4 साल कर लीजिए, क्योंकि इंजीनियर भी तो 4 साल में ही बनता है। समझ गया। इंजीनियर 4 साल में बनता है, आर्किटेक्ट जो होता है वो 5 साल में बनता है, तो ये बीकॉम सीए जो होता है वो 4.5 साल में बनता है। तो फिर आप ये मानिए ना, आप भी तो 4 साल में पढ़ रहे हो। या तो हम ये बोलें कि कॉमर्स की एजुकेशन एक डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी नहीं होती, होती है ना? बिल्कुल होती। तो फिर आप 3 की जगह 4 पढ़ लीजिए, तो ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। बस 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 बस। चलो, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी व्यूअर्स को भी बोलना चाहूँगा कि हमारी कोशिश थी कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ क्वेरीज आपकी जो थी उसको केटर करा जाए, और बच्चों को आई होप कुछ विजडम तो ज़रूर मिली होगी। अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना, और अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताना, हम ऐसा एक और पॉडकास्ट आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट विशेस।